एक सेकंड रुक जाइए, मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। हाँ कर दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है। यहाँ से। हाँ जी सर, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ मैम स्टार्टेड है, आप शुरू कर दीजिए क्लास। ओके ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी पहली क्लास है और थोड़ी सी लेट हो गई है, तो कोई नहीं, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और एक्चुअली स्टडी मटेरियल अभी आपका मैं डाउनलोड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि साइट में शायद कुछ प्रॉब्लम है या क्या है। रात से ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। तो ये कुछ नोट्स है, इस नोट्स के थ्रू मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस नहीं है। आप लोग बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपको पता होगा कि आपको औपचारिक हिंदी बी पढ़ना है, जो एईसीसी वाला है। ठीक है, इसमें 2 यूनिट है और 2 यूनिट में थोड़े बहुत चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो ये हिंदी बी है, तो आप लोग क्लास, वही बच्चे होंगे जो क्लास 10th तक जिन लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी। ठीक है, तो एक सेकंड। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा सिलेबस बता देती हूँ जो कि मेरे फोन में है। सिलेबस में क्या है, और अभी हम लोग एक ग्रुप भी क्रिएट कर लेंगे, तो ग्रुप के हिसाब से ग्रुप में फिर हम आपको सारा वो भेजेंगे, सिलेबस वगैरह भेज देंगे। देखिए, 2 यूनिट आपको पढ़ना है, जिसमें जो आपका पहला यूनिट है वो है लेखन दक्षता का विकास। दक्ष का मतलब होता है, दक्ष को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें तो दक्ष का मतलब होता है परफेक्ट। ठीक है, और लेखन दक्षता यानी हिंदी में जो भी आप कुछ लिखना है, तो लिखना सिर्फ राइटिंग से यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ पर चूंकि औपचारिक लेखन ये आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको परफेक्ट होना है, और कैसे होना है, किन किन चीजों में होना है, वो आपको सीखना है। तो पहला टॉपिक है आपका कार्यालय हिंदी, दूसरा है व्यवसायिक हिंदी, तीसरा है टिप्पण और प्रारूपण, और फिर चौथा है प्रतिवेदन और विज्ञप्ति का महत्व। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो पहले यूनिट का कार्यालय हिंदी लेंगे। अब देखो, पहले आप एक बात ये समझ लो कि औपचारिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक, इन 2 शब्दों का मतलब क्या होता है। तो औपचारिक को इंग्लिश में हम फॉर्मल बोलते हैं और अनौपचारिक को हम इनफॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना है औपचारिक हिंदी लेखन, ये है आपका हिंदी औपचारिक लेखन। ठीक है, तो यानी आपको ये सीखना है। देखिए, अब पहले मैं बता दूं, क्लियर कर दूं आपको कि औपचारिक और अनौपचारिक क्या है। ये हालांकि आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं हिंदी में और सुनते भी आए होंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, खास करके हिंदी को ज़्यादा ही लाइटली लेते हैं। तो खैर, मैं आपको बेसिक चीज़ें जो है वहाँ से स्टार्ट करती हूँ।
औपचारिक को इंग्लिश में हम फॉर्मल बोलते हैं और अनौपचारिक को हम इनफॉर्मल बोलते हैं। फॉर्मल का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी ऑफिस के लिए कोई लेटर लिख रहे हैं, ठीक है ना, कार्यालय हिंदी जो है, कार्यालय में, कार्यालय को ही इंग्लिश में हम ऑफिस बोलते हैं, तो कार्यालय में जो लेखन का जो कार्य होता है, चाहे वो पत्र लिखना हो, चाहे वो विज्ञप्ति लिखनी हो, चाहे वो टिप्पण लिखना हो, ठीक है ना, ये सब जो लिखना है इसको औपचारिक तरीके से लिखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि औपचारिक तरीके से मतलब क्या, मतलब ये कि उसमें आपको वहां बहुत फॉर्मल रहना होता है। आपको वहां पर जो विषय है, जिस विषय पे आपको अपनी बात कहनी है, या आपको कोई रिक्वेस्ट करना है, या आपको कोई जानकारी चाहिए, आप सिर्फ टू द पॉइंट वही बात करेंगे। आप वहां पे कोई हालचाल नहीं पूछेंगे, बहुत ज्यादा क्लोज होने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात कि वहां पे कोई भाव और इमोशन वाली बात नहीं होती है। जो कार्यालय पत्र होता है उसमें कोई भाव और इमोशन की बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये होता है औपचारिक लेखन। और इसको और थोड़ा क्लियर कर लो कि जो अनौपचारिक, अनौपचारिक का मतलब होता है कि जैसे आप अपने फादर को, मदर को, फ्रेंड्स को, भाई को, बहन को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को जो लेटर वेटर लिख रहे हैं, या उनसे लिखित रूप में जो आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पर आप इनफॉर्मल होते हैं। वहां पर आप इमोशन भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, लेकिन आपको ये जो औपचारिक लेखन है, यहाँ पर आपको कोई इमोशन और कोई भाव डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि औपचारिक लेखन और अनौपचारिक लेखन क्या होता है। अब हम इसको, ये चूंकि नोट्स है तो ये एक सेकेंड, ये नोट्स है तो इसको मैं अभी शेयर कर रही हूँ। पंकज मैम, बस एक सेकेंड। पंकज मैम, हाँ ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। दो उंगली से, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इस पर। और एक चैट बॉक्स कैसे खोलूंगी मैं इसमें? चैट बॉक्स ठीक है, ठीक है। चलिए इसको हटा दो। चलिए जो हमारा जो पहला टॉपिक है ना, हम उस पे आते हैं पहले। और अभी टाइम पता नहीं कितना हो रहा है। हाँ, मैं लास्ट के जो 5 मिनट्स बचेंगे ना, उसमें चैट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डालूंगी। आप लोग उस पर मुझे मैसेज करेंगे, हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। और ग्रुप इसलिए क्रिएट करेंगे कि बाकी जैसे सिलेबस वगैरह है वो हम आपको डाल देंगे उसमें, ठीक है। तो ये देखिए, जो हमारा फर्स्ट यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो है कार्यालय हिंदी। और ये नोट्स है, इसको भी मैं डाल दूंगी। ये स्टडी मटेरियल नहीं है, ये नोट्स है। तो हिंदी जो है वो भले ही राष्ट्रभाषा नहीं बनी, पर संघ की राजभाषा बनकर ये ज्यादा कामकाजी हो गई है। आप सब लोगों को पता है कि हिंदी, हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कहते जरूर है, लेकिन हिंदी जो है
वो संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है यहाँ पे कई भाषा भाषी के लोग रहते हैं, तो किसी एक ही भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर देना मतलब ये घोषित नहीं किया गया। लेकिन जो सरकारी कामकाज होते हैं वो हिंदी में ही होते हैं, और जो दूसरी भाषा है वो अंग्रेजी है, हिंदी के बाद अंग्रेजी है। तो संघ ने क्या किया है कि राजभाषा को राजभाषा बनकर वो ज्यादा कामकाजी हो गई है, और जो राजभाषा है वो साहित्यिक साहित्यिक हिंदी से नितांत अलग है। कार्यालय हिंदी न अलंकारों की गूंज है, न मुहावरों का शोर है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जो औपचारिक लेखन में कोई भाव, कोई अलंकार, ये सारी चीजें नहीं होती हैं, और सीधी सपाट भाषा होती है बिल्कुल, जो अपने लक्ष्य को सटीक साधती है। ठीक है, मतलब जिस विषय की बात होती है उस पर सटीक बात कही जाती है और लिखी जाती है। यहाँ व्याकरणिक अनुशासन नहीं है, अन्य पुरुष की प्रधानता है। ये भाषा व्यक्तिगत ना होकर वस्तुगत है। ठीक है, वस्तुगत यानी विषय से संबंधित है, व्यक्ति से संबंधित नहीं होती है। इसीलिए भावनाओं और संवेदनाओं का यहाँ कोई स्थान नहीं है, और अपने कथ्य को सीधी सपाट शैली में कहना ही एकमात्र उद्देश्य होता है कार्यालय हिंदी का। केंद्रीय और राज्य सरकारें कार्य संचालन सुचारू रूप से करने के लिए पत्रों का ही प्रयोग करती है। सरकार के नीति की व्याख्या और कार्य के संबंध में किसी भी संस्था, संगठन को लिखित रूप से पत्रों के द्वारा ही अवगत कराया जाता है। जितने भी सरकारी काम होते हैं ना, तो सरकारी काम जो है वो बोल करके नहीं किए जाते हैं, वो सारे काम लिखित रूप से होते हैं। तो और वो पत्रों के लिखित रूप से, पत्रों के माध्यम से होते हैं। अलग अलग जानकारी के लिए अलग अलग पत्रों का प्रारूप भी निश्चित होता है। कभी साधारण पत्र, कभी अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, सरकारी निर्णय प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा भी प्रसारित किया जाता है। केंद्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय एवं विभाग, संगठन, कर्मचारी संघों व सरकारी निकायों एवं दूतावासों तक सरकारी पत्राचार की व्याप्ति है। सरकारी पत्राचार का जो प्रयोजन है या जो उद्देश्य है वो अन्य पत्राचार से पृथक और व्यापक है। पृथक का मतलब होता है कि अलग है, और व्यापक का मतलब होता है कि बहुत बड़ा है। कार्यालय पत्रों की विशेषताएं उसे सामान्य पत्रों से अलग करती है। इसमें एक विशिष्ट भाषा शैली का प्रयोग होता है। ठीक है ना, अब इसकी विशेषताएं हैं। एक विशिष्ट भाषा शैली का प्रयोग होता है, मतलब ये है कि जैसे आप अनौपचारिक पत्र लिखते हो तो उसमें आप बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ किसी एक व्यक्ति को समझाना है अपनी बात। लेकिन अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हो, कार्यालय हिंदी की बात जब जहाँ आती है तो वहां पर एक विशिष्ट भाषा शैली की बात होती है। ठीक है, अब उसकी विशेषताएं कुछ इस तरीके से हैं। जो पहली विशेषता है वो है औपचारिकता। ठीक है ना, बहुत फॉर्मल तरीके से लिखी जाती है। जैसे आप याद करिए, आप जब स्कूल में पढ़ते थे और आप जब एप्लीकेशन लिखते थे, ये एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, अपने प्रिंसिपल को या अपने क्लास टीचर को आप किसी समस्या के लिए या कभी अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए आप जब एप्लीकेशन लिखते थे तो किस तरीके से लिखते थे? उसमें आप बहुत ही फॉर्मल तरीके से लिखते थे ना, सेवा में प्रधानाचार्य, फीमेल है तो महोदया, मेल है तो महोदय, इस तरीके से करके। ठीक है, तो पहली शर्त है कि औपचारिकता होनी चाहिए। जो दूसरी बात है वो है कि भाषा में सरलता एवं सहजता की अनुभूति होती है। ठीक है ना, भाषा, बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना होता है। भाषा सरल और सहज
होनी चाहिए। जो तीसरी विशेषता है, लेखन की निश्चित प्रविधि एवं प्रक्रिया होती है। एक तरीका होता है। जैसे मैं अवकाश पत्र का ही उदाहरण लेके चल रही हूँ, तो उसमें आपको पता है कि आपको कहाँ पे प्रधानाचार्य लिखना है, उसके नीचे आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, ठीक है ना। फिर संक्षिप्तता, छोटा, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, तो वो होना चाहिए। और जो अगली विशेषता है कि तथ्य निष्ठता, जो मेन बात है, जैसे कि पूरा लिखने के बाद आप किसको लिख रहे हैं उसका नाम मेंशन करने के बाद विषय लिख देते हैं कि भाई हम किस विषय पर बात करनी है, हमें छुट्टी चाहिए या कोई और समस्या है उस पे, और फिर उसी विषय से संबंधित जो अगली विशेषता है उसके बारे में बात होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें जो मोटी मोटी चीजें हैं आपको क्या ध्यान में रखना है। कार्यालय हिंदी जो है, चूंकि हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है, और अक्सर कार्यालयों में हिंदी भाषा में ही कामकाज होता है। जो दूसरी भाषा है वो अंग्रेजी भी है, लेकिन हिंदी पहले नंबर पे है। हिंदी में ज़्यादा कामकाज होता है, ज़्यादा उसको वो भी किया जा रहा है कि हिंदी में ही, हिंदी को सपोर्ट करने के लिए कि हिंदी में ही कामकाज हो। अब जो कार्यालय हिंदी है उसमें मुहावरे नहीं होते हैं, ठीक है ना, और ना ही कोई भाव की बातें होती हैं, रस, अलंकार, काव्य, ये सारी चीजें नहीं होती है। ये इसमें व्याकरणिक अनुशासन यहाँ पर नहीं होती है, और ना ही अन्य पुरुष की प्रधानता है। ये जो भाषा है, इसकी जो मोटी मोटी बात आपको दिमाग में रखनी, वो रखनी कि ये जो भाषा है ये वस्तुगत है, इसमें भावनाओं और संवेदनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, और अपने कथ्य को सीधी सपाट शैली में कहना ही एकमात्र उद्देश्य है। केंद्रीय और राज्य सरकारें कार्य संचालन सुचारू रूप से करने के लिए पत्रों का ही प्रयोग करते हैं। सरकार के नीति की व्याख्या और कार्य के संबंध में किसी भी संस्था संगठन को लिखित रूप से पत्रों द्वारा ही अवगत कराया जाता है। यानी पहली बात क्या है कि ये जो भाषा है आपकी कथ्य सीधी और सपाट शैली में होती है। दूसरी बात इसमें क्या है कि केंद्रीय और राज्य सरकार जो है पत्रों के माध्यम से ही अपने कार्यों को संपन्न करती हैं, ठीक है ना, लिखित रूप से ही कामकाज होता है। और ये जो पत्र लिखे जाते हैं इसका प्रारूप निश्चित होता है। इसमें तीसरी बात ये आ गई। अच्छा, ये कई तरह के इसमें पत्र होते हैं, कुछ साधारण पत्र होते हैं, कुछ अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, ठीक है ना। सरकारी निर्णय प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा भी प्रसारित किया जाता है। केंद्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय एवं विभाग, संगठन, कर्मचारी संघों व सरकारी निकायों एवं दूतावासों तक सरकारी पत्राचार की व्याप्ति। ये तो दो तीन चीजें इसमें जो इम्पोर्टेंट हो आपको याद रखना है। बाकी ये विशेषताएं जो मैंने अभी आपको बताया है, औपचारिकता हो गया, भाषा में सरलता एवं सहजता, लेखन की निश्चित प्रविधि एवं प्रक्रिया, संक्षिप्तता, तथ्यनिष्ठता और विषय प्रधानता। तो ये जो इतनी बातें थी ये सिर्फ और सिर्फ कार्यालय हिंदी के लिए थी। उसके बाद है वाणिज्य और व्यवसायिक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी की वाणिज्य और व्यवसायिक प्रयुक्ति का क्षेत्र विशाल है। देखिए, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, और व्यवसाय का मतलब भी वही होता है। तो जब आप कोई जो व्यवसाय से संबंधित जो हिंदी में कामकाज होते हैं लिखित रूप से, यहाँ पर हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है इसका क्षेत्र विशाल है, यानी बहुत बड़ा है। औद्योगिक क्रांति के बाद इसकी व्याप्ति अंतर्राष्ट्रीय तथा बहुआयामी हो गई है। वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने की संपूर्ण गतिविधियां वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं, और इस दृष्टि से इसकी कई उप प्रयुक्तियां हैं, और छोटे छोटे ग्रामीण बाजार, मंडियों से लेकर आयात निर्यात तक, फुटपाथ से लेकर विभिन्न सारणियों से प्रसारित विज्ञापनों तक, हस्त व्यवसाय के केंद्र से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों तक की संपूर्ण गतिविधियों से जुड़ा भाषाई संदर्भ वाणिज्य और व्यवसायिक हिंदी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और साथ ही
इसके अंतर्गत आता है। साथ ही यातायात, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के कार्यालय, बीमा, बैंक आदि भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। व्यवसायिक संप्रेषण के अंतर्गत पत्र व्यवहार तथा विज्ञापन इसकी उप प्रयुक्तियां हैं और हर उप प्रयुक्ति की अपनी विशिष्ट भाषिक संरचना है। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं जरा चैट बॉक्स में आती हूँ और चैट बॉक्स में मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ ताकि आप लोग जो हैं, हाँ रुक जाइए। देखिए ये हमारी तो बिल्कुल वन वे टीचिंग हो जाती है, तो पता नहीं लगता है कि आपको आवाज़ मेरी कितनी आ रही है और नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ। प्लीज़ आप लोग कॉल नहीं करेंगे इस पे मुझे, आप लोग बस मुझे हाय भेजेंगे और मैं एक ग्रुप क्रिएट करूँगी। और ग्रुप मैं इसलिए क्रिएट कर रही हूँ ताकि आपको स्टडी मटेरियल और सिलेबस और ये जो नोट्स है, इसके अलावा भी और अगर कुछ होगा मेरे पास तो मैं आपको शेयर करूँगी। ठीक है, 50285336 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग मुझे हाय भेजेंगे तो मैं एक ग्रुप क्रिएट कर लूँगी। आप लोगों की कोई क्वेरी है तो फटाफट, अभी है हमारे पास 10-15 मिनट, अपनी क्वेरी इस पे मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अभी मैंने आपको फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक अच्छे से समझाया है। ठीक है, हमारी टोटल 5 क्लास होगी और बहुत लेंदी नहीं है, तो ये मैं आपको आराम आराम से अच्छे से समझा सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे आप की कोई अगर क्वेरी है तो आप इस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई करूँगी मैं। ठीक है, अभी है हमारे पास 20 मिनट्स है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तब तक मैं आती हूँ अपने चैप्टर पे। देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना व्यावसायिक हिंदी के बारे में, तो जितनी भी भाषाई संदर्भ हैं, मैं फिर से स्टार्टिंग से चल रही हूँ क्योंकि ये नोट्स है, तो आपको दिक्कत नहीं हो तो मैं 2 बार 3 बार समझा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी की वाणिज्य और व्यवसायिक प्रयुक्ति का क्षेत्र जो है वो बहुत विशाल है। प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब क्या होता है? प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, और प्रयोजन मूलक हिंदी, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि हिंदी भाषा में हर विषय से संबंधित जो हिंदी भाषा है उसको लिखने का तरीका, उसमें जो टर्म यूज किए जाते हैं, जो शब्द यूज किए जाते हैं, वो अलग हो जाता है। जैसे कार्यालय हिंदी जो है, तो कार्यालय में अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाणिज्य और व्यवसायिक संदर्भ आ गया, तो यहाँ पर अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होगा। ये हो गया आपका प्रयोजन मूलक हिंदी, यानी विषय से संबंधित जो जो उद्देश्य हैं उससे संबंधित जो शब्द होते हैं वो प्रयोजन मूलक हिंदी। अब इसका जो प्रयुक्ति का क्षेत्र है, प्रयुक्ति का मतलब ही हो गया कि जो शब्द या टर्म यूज किए जाते हैं वो क्षेत्र बहुत विशाल है। औद्योगिक क्रांति के बाद इसकी व्याप्ति अंतरराष्ट्रीय तथा बहुआयामी हो गई है और वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने की संपूर्ण गतिविधियां वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं और इस दृष्टि से इसकी कई उप प्रयुक्तियां हैं। छोटे छोटे ग्रामीण बाजार, मंडियों से लेकर आयात निर्यात तक, फुटपाथ से लेकर विभिन्न सारणियों से प्रसारित विज्ञापनों तक, हस्त व्यवसाय के क्षेत्र से अंतरराष्ट्रीय कंपनियों तक की संपूर्ण गतिविधियों से जुड़ा भाषाई संदर्भ वाणिज्य और व्यवसायिक हिंदी के अंतर्गत आता है।
साथ ही यातायात, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के कार्यालय, बीमा, बैंक आदि भी इसी के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये सारे इसके क्षेत्र हैं, ठीक है ना। व्यवसायिक संप्रेषण के अंतर्गत पत्र व्यवहार तथा विज्ञापन इसकी उप प्रयुक्तियां हैं, ठीक है। पत्र व्यवहार जो होता है वो भी, और विज्ञापन, क्योंकि व्यवसायिक और वाणिज्य में तो विज्ञापन की मुख्य भूमिका है, तो ये उसकी उप प्रयुक्तियां हैं। हर उप प्रयुक्ति की अपनी विशिष्ट भाषिक संरचना होती है, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक जैसा होता है, उसकी सबकी अपनी अलग अलग एक भाषिक संरचना होती है। हिंदी भाषी क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार संबंधी क्रियाकलापों समाज के विभिन्न वर्गों में रहता है, और इस क्षेत्र से संबंध व्यापारियों की भाषा में कुछ विशिष्ट शब्दावली, मुहावरे आदि का प्रयोग होता है। विक्रेता या क्रेता के रूप में इस भाषा के कुछ अंश में जन सामान्य का भी जुड़ाव होता है, ठीक है ना। विक्रेता यानी बेचने वाला, क्रेता यानी खरीदने वाला। तो इनके इस भाषा में कुछ अंश में जो आम जनता होती है ना, उनके हिसाब से भी कुछ शब्द इसमें जुड़े होते हैं। मूल्य का भुगतान, भुगतान की रसीद, मोल भाव, छूट, लेखा जोखा आदि आम जनजीवन से परिचित शब्द। ये सारे शब्द ऐसे हैं कि इसको एक ना रिक्शा वाला भी इस शब्द को अच्छे से समझ लेगा कि लेखा जोखा का मतलब क्या है, मोल भाव का मतलब क्या है, छूट का मतलब क्या है, ठीक है ना। भारतीय समाज में वाणिज्य व्यवसाय की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का स्थान कई शताब्दियों से बना हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य व्यापार की मुख्य भाषा अंग्रेजी होने के कारण हिंदी में अंग्रेजी के अनेक शब्द यथावत प्रयुक्त होते हैं। तो हिंदी में अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द तो जो है अक्सर जैसे के तैसे जो है वो यूज होते हैं, जैसे कि आप माल तुरंत भेजेंगे, ठीक ना, भव दिए, वास्ते, इस तरीके से। तो व्यवसायिक पत्र का अब महत्व आ गया। ये चलिए अभी मैं आती हूँ चैट बॉक्स में और एक बार देख लूँ कि आपका कोई क्वेरी है या नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, कम से कम क्वेरी से ये पता लगता है कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं। तो नहीं, आपकी कोई क्वेरी नहीं है। आप कम से कम इतना तो मुझे लिख के भेजें कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं। यस और नो तो लिख के भेज सकते हो। नहीं, आप वो भी नहीं भेजेंगे। देखिए ये आपको घर बैठे क्लास लेने की सुविधा मिली हुई है। चलिए कोई नहीं, हम इसके महत्व को देखते हैं। व्यवसायिक पत्र का महत्व क्या है, जिसमें जो पहली बात आती है वो आती है समय की बचत, पैसे की बचत दूसरी बात है। तीसरी बात है उद्योगों में निकटता आती है। चौथा, विवाद की स्थिति में प्रमाण होते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, दो मान लीजिए दो बिजनेसमैन हैं और उन लोगों में जो लिखित रूप से विचारों का जो भी आदान प्रदान हुआ, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट हुआ, मतभेद हुआ, तो वहां पर उनके पास प्रमाण होता है। इसीलिए जो लिखित चीजें होती हैं वो बहुत प्रमाणिक मानी जाती हैं, और जो आदमी मौखिक रूप से जो भी बातें बोलता है उसका उसका उतना महत्व नहीं होता है। उसके बाद है माल या सामग्री को बेचने में सहायक होते हैं। व्यापारिक साख बढ़ती है, साख का मतलब होता है विश्वास। विवाद या भ्रम का निवारण होता है। प्रचार या विज्ञापन में पत्रों से मदद मिलती है। इनका उद्देश्य क्या क्या है? व्यवसाय में वृद्धि करना, ग्राहकों की वृद्धि विज्ञापन दाता द्वारा, अपनी साख बढ़ाने में वृद्धि, साख मतलब जैसे मैंने बताया आपको विश्वास, और ग्राहकों की शिकायतें सुलझाने में मदद मिलना, उधार वापसी के लिए लेन देन बिना किसी रुकावट के चलना। ये हो गया। तो
ये आपका था व्यवसायिक पत्र। अब आ गया प्रतिवेदन। प्रतिवेदन क्या है इसको समझ लीजिए। आजकल प्रतिवेदन लेखन एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। प्रतिवेदक जो है वो व्यक्ति या समिति विभिन्न ज्ञात अज्ञात तथ्यों की जांच, सर्वेक्षण, अन्वेषण, साक्षात्कार तथा विश्लेषण आदि से जो निष्कर्ष निकालता है उन्हें जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करता है। अतः जब भी कोई विषय, मामला, मुद्दा सामान्य जनता के विरुद्ध होता है तो उस विवादास्पद विषय की छानबीन करना आवश्यक हो जाता है और ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन की जरूरत पड़ती है। सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं में छोटी बड़ी अनियमितताओं, गड़बड़ियों और विवादों की जांच तथा उनकी रिपोर्ट आदि की आवश्यकता बनी रहती है और इसके लिए प्रतिवेदन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बात और भी समझा देती हूँ। देखो, ये तो नोट्स है जिसमें बहुत डिटेल में चीजें नहीं दी हुई हैं, जो मेन मेन चीजें हैं वो दी हुई हैं। और आई होप कि मेरा जो मुझे स्टडी मटेरियल आज मेरा डाउनलोड हो जाएगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको ये जितना कुछ भी अभी मैंने आपको समझाया है वो सबको एक बार स्टडी मटेरियल से समझाऊं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो किसी का वो आया नहीं मेरे पास। अगर आप मुझे हाय जब भेजेंगे तभी मैं आपका ग्रुप क्रिएट कर पाऊंगी। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे क्लास में बच्चे हैं ही नहीं। क्योंकि किसी का कोई रिप्लाई नहीं है। तो चलिए, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। और दूसरी बात यह है कि सोल की साइड से आप लोग भी ट्राई करते रहिए। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल से पढ़िए। बहुत सहज और सरल भाषा में है आपका स्टडी मटेरियल, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तीसरी बात यह है कि चैंपियन और 10 इयर्स के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई क्वेरी नहीं आ रहा है कि भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। या ये नोट्स आपको समझ में आ रहा है, यानी कुछ भी तो यस और नो लिखोगे, नहीं लिखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रतिवेदन की बात कर रहे थे कि बहुत सारे जो कंफ्यूजन हो जाते हैं तो उनको दूर करने के लिए, या जो भी जो आम जनता है अगर वहाँ पर कोई मतभेद है या लोगों को कोई बात नहीं समझ आ रही है, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करनी है, तो वहाँ पर प्रतिवेदन की ज़रूरत पड़ती है और ये आवश्यकता हमेशा बनी ही रहती है। ठीक है, अब ये देखिए एक प्रारूप दिया हुआ है, यानी एक उदाहरण दिया हुआ है व्यवसायिक पत्र का, इसको आप किस तरीके से लिखेंगे। ये आपके एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि तो उदाहरण से बताने को, तो आपको इस तरीके से बताना होगा। ये एग्जाम्पल है। उसके बाद प्रतिवेदन के बाद आता है टिप्पणी या टिप्पण। तो इसके भी कई प्रकार है। पहला है नेमी टिप्पणी, दूसरा है सामान्य टिप्पणी, तीसरा है संपूर्ण टिप्पणी, चौथा है अनौपचारिक टिप्पणी और पांचवा है अनुभागीय टिप्पणी। ठीक है, तो टिप्पण लेखन प्रारूप का जो उदाहरण है वो आप देख लीजिए। उदाहरण ये इस तरीके से उदाहरण है और आपको ये उदाहरण इस तरीके से लिखना भी होगा अपने एग्जाम में कि टिप्पण लेखन किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको देखो, इसको आप याद नहीं कर सकते, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है कि आप इसको बैठ करके रट लोगे। जैसे आप अवकाश पत्र को रटते थे बचपन में, वैसे इसको रटना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा। अब टिप्पण और प्रारूपण का जो सामान्य परिचय है वो देख लीजिए। टिप्पण लेखन किसे कहते हैं? सरकारी कार्यालयों में विचाराधीन मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए फाइल पर अभियुक्ति या रिमार्क लिखी जाती है, इसे टिप्पणी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे नोटिंग कहते हैं।
टिप्पण का अर्थ है टिप्पणी लिखने का कार्य। इस प्रकार टिप्पण टिप्पणी लिखने की कला या प्रक्रिया का नाम है। जैसे डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी के अनुसार प्राप्त पत्रादि डाक के बारे में अनेक अंतिम निपटारे तक जो लिखित या मौखिक कार्यवाही होती है वो टिप्पण या टिप्पण कार्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई लेटर, किसी कार्यालय में आपने कोई पत्र भेजा, तो वो पत्र सबसे पहले जिसके नाम से आपने भेजा उसके पास गया, वो उस पत्र को पढ़ने के बाद उसको जो भी नोट लिखना है या उसको आगे जहाँ भेजना है उसमें और जो कार्रवाई करनी है वो वह एक लाइन में उस पत्र के ऊपर लिखेगा, वही टिप्पण होता है। फिर वो आगे जाएगा। इस तरीके से टिप्पण जो नोट्स लिखे जाते हैं ना, नोट जिसको हम कहते हैं, या जो रिमार्क है वही टिप्पण है। ये आप समझ लीजिए। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? इसकी जो विशेषताएं है वो ये है कि ये बहुत लंबा और विस्तृत नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल संक्षिप्त और सुस्पष्ट होना चाहिए। कोई भी टिप्पण मूल पत्र पर नहीं लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए अन्य कागज या बफ शीट का प्रयोग किया जाता है जो उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। टिप्पण में यदि किसी पत्र का खंडन करना हो तो वो बहुत ही शिष्ट और संगत भाषा में किया जाना चाहिए और किसी भी दशा में किसी प्रकार का व्यक्तिगत आरोप या आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद है क्रमबद्धता, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी बात पहले लिखनी है और कौन सी बात बाद में लिखनी है। ऐसा नहीं कि बाद वाली बात को आपने ऊपर लिख दिया और ऊपर वाली बात को आपने बाद में लिखा, मतलब सीरियल में आपको लिखनी है। तो आशय को बिंदवार यानी सीरियल में आपको ढंग से लिखना है। फिर है प्रभावात्मक शैली, जो आपके लिखने का तरीका है ना वो बहुत ही इम्प्रेसिव, प्रभावी होना चाहिए ताकि अधिकारी निर्णय लेने में विलंब ना करे। उसके बाद ये आ गया आपका प्रारूपण। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे ऊपर आपको संख्या दी जाएगी, उसके नीचे पत्र प्रेषक के कार्यालय का उल्लेख होना चाहिए, उसके बाद प्रेषक का नाम और पद नाम होना चाहिए, उसके बाद प्रेषिती का नाम यानी और पद और पता। प्रेषक का मतलब हो गया जो भेजने वाला है। फिर प्रेषक का पता व दिनांक और इसके बाद पृष्ठ के बीच में विषय का उल्लेख। फिर इसके बाद बाएं हाथ पर संबोधन लिखा जाएगा और संबोधन के बाद पिछले पत्र व्यवहार का उल्लेख और पत्र के अंत में स्वनिर्देश तथा उसके नीचे हस्ताक्षर होना चाहिए। ये इसका उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। प्रतिवेदन और विज्ञप्ति का महत्व। तो प्रतिवेदन का सामान्य अर्थ है किसी प्रकरण, घटना या स्थिति विशेष की क्रमिक जानकारी, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। हम जानते हैं कि देश विदेश में अनेक ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनके बारे में विस्तार से जानने के लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं, लेकिन उसके लिए तथ्यों की जांच पड़ताल करनी पड़ती है, अर्थात मामले की बारीकी खोजबीन की आवश्यकता पड़ती है, जो किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था, एजेंसी द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत विवरण को ही प्रतिवेदन कहा जाता है, ठीक है। तो आज मैं इसको यहीं तक रखती हूँ और चैट बॉक्स में देख लेती हूँ। नहीं, चैट बॉक्स में किसी की कोई वो नहीं है, क्वेरी नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे हैं ही नहीं क्लास में या क्या है। खैर ये तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे जब भी लिखेंगे मैसेज तो मैं ग्रुप क्रिएट करूँगी, ठीक है। इतना भी नहीं कोई बता रहे हो कि आपको बात समझ में आ रही है या नहीं, ये नोट्स आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ तो बताओगे आप लिख करके, यस और नो कुछ तो लिखोगे।
चलिए ठीक है, तो अब प्रतिवेदन का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है, वो है अभी जैसे मैंने आपको बताया, किसी प्रकरण, घटना या स्थिति विशेष की क्रमिक जानकारी, क्रमिक यानी सीरियल वाइज, कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से। तो जैसे उदाहरण के लिए, दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में फैले हैजे के कारण किए गए सर्वेक्षण से संबंधित प्रतिवेदन, ठीक है ना। प्रतिवेदन लेखन की जो प्रक्रिया है, प्रतिवेदन प्रक्रिया का पहला चरण है संबंधित विषय का गहन अध्ययन करते हुए उसके उद्देश्य को ध्यान में रखना। फिर है उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रक्रिया की रूपरेखा बताना। प्रतिवेदन संबंधी विषय में संबंध, तथ्य, चित्र, सूचना, आंकड़ों आदि के प्रमाण एकत्रित करना। अनेक लोगों से मिलकर तथा पक्ष विपक्ष के विचारों से अवगत होकर सूचनाएं एकत्रित करना। और अंत में सभी संबंध कागजातों को शामिल करते हुए मुख्य प्रतिवेदन का टंकण, टंकण मतलब टाइपिंग करा के व्यक्ति अथवा समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना। ठीक है, चलिए आज मैं इसको यहीं तक रहने देती हूँ। और अब चूंकि 3 मिनट है और आप लोगों की साइड से मुझे कुछ वो मैसेज नहीं आ रहा है, यस और नो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी क्लास को कोई सुन भी नहीं रहा है। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आनंद सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है सर, टाइम तो ओवर हो चुका है, तो मैं क्लास को लीव कर रही हूँ।